वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं राघवेंद्र सिंह फिर से आपके सामने नो हाफ ट्रूथ्स पूरा सच इनसाइड आउट के साथ। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आज जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो जो कुछ भी वहाँ कर रहे हैं, या पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, ये एक इस तरह की चीज़ बताई जा रही है कि साहब पहले जो था वो इंडिया और अमेरिका जो थे वो पास पास थे, और आज के दिन में सडनली एक शिफ्ट आया है इन बैलेंस। और वो आया है इस तरीके से कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के काफ़ी करीब चला आया है, और इस वजह से जो है वो अमेरिका इंडिया से थोड़ा दूर होता दिख रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये एक तरह का डिप्लोमेटिक चैलेंज है इंडिया के लिए कि इसको कैसे हम काउंटर करें। इसी के बारे में मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ, और एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें कि ये जो चीज़ें आजकल हो रही हैं इसको समझने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। और वो चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान और इंडिया क्रिएट हुए और इसके बाद पार्टीशन को लेके या फिर जम्मू कश्मीर को लेके जो प्रॉब्लम्स इंडिया ने फेस किए उस समय, उसी समय से ये देखने में आ रहा था कि अमेरिका जो है वो कंप्लीटली पाकिस्तान के साथ साइड कर रहा था। जो पाकिस्तान एम्बेसी की बातें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ वॉशिंगटन में होती थीं, जिसके कि डॉक्यूमेंट्री प्रमाण हैं, उस तरह की बातें इंडिया के साथ कभी नहीं होती थी। इंडिया सिंस द वेरी इंसेप्शन जो है वो न्यूट्रलिज्म में बिलीव करता था, जिसको कि बाद में हम लोग नॉन अलाइनमेंट की संज्ञा देते हैं या देते चले आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसी समय से, जिसको कहते हैं, हैड कास्ट इट्स लॉट विद द वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ द कंट्रीज, पर्टिकुलरली विद द अमेरिकन्स। तुरंत अपनी इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने 4 मिलिट्री अलायंसेस अमेरिका के साथ की, सेंटो हो या सियाटो हो या उसके अलावा हो, और उन्होंने ये घोषित कर दिया दैट दे आर लॉक स्टॉक एंड बैरल इन सपोर्ट ऑफ अमेरिका। They also said, like the Americans who had suspected Indian neutralism from the very beginning, कि वो जो है दोनों साइड रोड पे जो है वो नहीं चलना पसंद करेंगे, वो एक ही साइड चलेंगे, और उसकी वजह से दे आर गोइंग टू ब्लॉक देयर possibility of any kind of cooperation with the कम्युनिस्ट, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्रीज। क्योंकि वो जो दौर था वो एक कोल्ड वॉर का दौर था, वो शुरू हो गया था। एंड ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये 1950s की बातें कर रहा हूँ, और इसकी वजह से the Pakistanis right in the 50s were actually being termed as the most allied of the अमेरिकन एलाइज इन एशिया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो संबंध हैं और जो आज दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ नयापन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो क्यों नहीं है ये भी मैं आपको 5 मिनट का समय लेके बताऊंगा। लेट 1950s की बात है, और उस समय मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो
आ गई थी पाकिस्तान में। अयूब खान जो थे वो हेड ऑफ द स्टेट बन गए थे पाकिस्तान में, और वो बहुत ही ग्लोटिंगली जो है वो ये कहते हैं कि दे डोंट वांट टू हंट with the hounds and run with the hares. So what he exactly meant was that they had cast their lot with the Americans, and that was something which was final. But they said that they should be given or treated specially by the Americans because their claim was not just any other claim. This was the diktat of the history. The history demanded that Pakistan should get a special treatment. ये इतना ज़्यादा हो गया था 1955 के आसपास कि सोवियत यूनियन जो है, जो कि शुरू में वो भारत के साथ नहीं थे, सुनते थे भारत को, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में कुछ ऐसा नहीं करते थे जिससे कि भारत को कोई सहायता मिले उनके द्वारा। लेकिन 1955 के आसपास जब उन्होंने देखा कि कोल्ड वॉर के दौर में पाकिस्तान तो एकदम अमेरिका की तरफ चला गया है, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले पे भारत को सपोर्ट देना शुरू किया। और 1962 में जब चीन के साथ भारत की लड़ाई हुई तो अमेरिका एंड ब्रिटेन वर फोर्स्ड टू कम टू हेल्प इंडिया। ये बात भी जो है ये पाकिस्तान को गवारा कतई नहीं गुजरी, स्पेशली जब वो बर्च ग्रोव में एक एग्रीमेंट हुआ कि साहब ब्रिटेन और अमेरिका जो हैं वो दोनों भारत को जो है मिलिट्री सहायता प्रदान करेंगे। ये पाकिस्तान को कतई गवारा नहीं गुजरा था। अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो क्यों आई पाकिस्तान में, वो उसका भी एक बैकग्राउंड है। ये जो वेस्ट है जिसमें कि अमेरिका वाज द लीडर, ये समझते थे कि जो स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए थे 1950 के आसपास, वो फिट नहीं थे, वो वायबल नहीं थे इंडिपेंडेंस के लिए। और उसमें पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल आता है, वो ये समझते थे कि उनके जो ट्रेट्स थे ऑफ स्टेटहुड, दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट आफ्टर दे गेन्ड इंडिपेंडेंस। उनकी जो यूनिटी थी बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट पाकिस्तान, वो भी जो है वो डिक्लाइन कर गई। और उसके अलावे जो फ्रीडम है, एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम होता है, दैट ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गॉट हेविली डाइल्यूटेड। फ्रीडम they thought was a kind of a horse which served its purpose if you had to go somewhere, but if you kept on taking it round and round, then it would obviously tire itself out, and this is what they thought had happened with Pakistan. But जो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि they also felt कि जो एक ट्रेट होता है when you are being ruled by a colonial power, तो जो एक trait होता है by of the people in the colony कि भाई you consider yourself not as we, you say that if we are us then they are they. So एक जो binary का जो होता है कि भाई someone is opposed to us, वही trait जो था despite independence पाकिस्तान में उन्होंने देखना शुरू किया। हालांकि उनको ये बड़ा सूट करता था, उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि वहाँ फ्रीडम डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ पनपे या ना पनपे। वो सिर्फ यही कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में जो वी वर्सेस दे था, वो इट स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ से बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान,
between India and Pakistan, sometimes between sometimes between Pakistan and United States, and also between the political parties and the legislature. And मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो उनकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि वो आई इसलिए कि ये जो वी वर्सेस दे था, इसमें इन लोगों ने जो है पॉलिटिकल पार्टीज को और लेजिस्लेचर को, वो दोनों को गिल्टी करार दिया। और फिर कहा कि साहब, जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है और उसका कोई खास रेजिस्टेंस नहीं हुआ है, इसका मतलब ही ये है कि ये एक पॉजिटिव चीज है। तो दिस इज हाउ and they would also say that this is actually a process which is democratic. I mean, to say that this is a process that is democratic. तो national interest के तहत the Western power bloc, especially America, they could actually deal with any system of the government, and they found it easier dealing with the military dictatorship. और यही वो किया उन्होंने, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो अगेन इट्स ए फॉर्म ऑफ ए वाइस रीगल काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट। वाइस रीगल क्यों? क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड द परव्यू ऑफ कोर्ट्स, इट इज़ बियॉन्ड द परव्यू ऑफ लेजिस्लेचर। और वही चीज़ जो वहाँ से स्टार्ट होती है, पहले तो वो स्टार्ट होती है विथ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फिर जो एग्जीक्यूटिव है और जो मिलिट्री है वो प्रिपॉन्डरेंट हो जाता है वेस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान में अभी तक, बिफोर द डिवीज़न, ईस्ट पाकिस्तान में अभी तक जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जो है वो तवज्जो देते हैं। लेकिन ईस्ट और वेस्ट में जो हिंदूज़ हैं उनके प्रति भी जो डिफरेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक तो वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज़ टर्म्ड मोर एज पार्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस। ईस्ट पाकिस्तान में वैसा नहीं था। दे वुड ट्रीट इट स्टिल एज पार्ट ऑफ ए सिचुएशन डीलिंग विद ए लार्ज ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज़। द वेस्ट पाकिस्तान वॉज फार मोर क्लीवेज्ड with India rather than East Bengal. उनका वेस्ट बंगाल के साथ जो था फिर भी काफ़ी इंटरैक्शन रहा और था। तो ये जो चीज़ें हैं ईस्ट और वेस्ट वाली, ये फिर आपस में इनका मिलान नहीं हुआ और इन 1971 दे सेपरेटेड। उसके बाद जो ये एक सिलसिला चल पड़ा था मिलिट्री डिक्टेटरशिप का, ये याह्या खान के समय, इफ़ यू रिमेंबर, जो एक resurgence, not resurgence, establishment of a kind of developing relationship that started between the Chinese and the Americans was also done with the help of the Pakistanis. तो पाकिस्तान के साथ जो एक रिलेशनशिप रही है अमेरिका की, ये बहुत ही पुरानी रिलेशनशिप है और ये जो रिलेशनशिप है इसमें कभी कभी जो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस देखने में आते रहे हैं, ये डिफरेंसेस जो है वो ऐसे नहीं हैं दैट दे आर इनसरमाउंटेबल। इनकी जो लेगेसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे लोगों को स्पेशली इन इंडिया ये कभी नहीं समझना चाहिए कि द काइंड ऑफ रिलेशनशिप which suddenly they got to see the warmth in it, they suddenly got to see during Trump's time, is number one at the expense of India. No, it is not at the expense of India. This has been there for long, and a revival in it can only be seen as a kind of bringing in some vibrancy into a relationship which for some time had not been so vibrant. And the relationship now between India and the United States,
लोगों का ये कहना है ना कि साहब हम लोग जो है वी आर हैविंग टू पे नाउ excessively because of high tariffs. So that is on account of what? That is on account of competing interests. तो अब इंडिया जो एक रिकवरी पाथ पे या एक रिसर्जेंस पाथ पे जो एक चला हुआ है शुरू से, वो उसकी वजह से नाउ इट इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंगली विल कम इनटू conflict with China, with United States, and with such other countries where there will be competing interests all over the world in various sectors, and that is bound to sort of bring some जिसको कहते हैं खटास. And the challenge of our diplomacy would be to see how we overcome that khatas. I hope I have been able to throw some light on the background of the relationship between Pakistan and the United States of America, and perhaps have been able to put it in a perspective where you will not find it very unpalatable to see at this stage that Pakistan and the United States have come together in a way that they have always been, right from the times when Pakistan came into being. Thank you very much. Please do like, subscribe my channel No Half Truths, Inside Out, Pura Sach, and send me your comments, which are always welcome. Thank you so much.